हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल जेमिन स्टडिंग पर। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे बीए प्रोग्राम 6 सेमेस्टर जीई हिंदी सिनेमा और उसका अध्ययन। इसमें एक मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देखा गया है कि हिंदी सिनेमा का उद्भव और विकास बताओ। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में हम इसी क्वेश्चन का आंसर देंगे। सबसे पहले हम देखेंगे जो हम सभी जानते हैं सिनेमा जनसंचार का माध्यम है, और अगर हम आज के टाइम पर सिनेमा को देखें तो सबसे बड़े मनोरंजन के रूप में ये उभर कर सामने आया है। पहले के टाइम पे जब सिनेमा नहीं हुआ करता तो हम दृश्यों को याद रखने के लिए क्या करते थे, उसका कोई नाटक बना देंगे या फिर हम उसका चित्र बनाएंगे। लेकिन ये जो नाटक और चित्र होते थे ना, ये हमारी स्मृति और हमारी काल्पनिकता के ऊपर आधारित होते थे। जब 1926 में कैमरे का आविष्कार हुआ, और इसका आविष्कार किसने किया था? जोसेफ निसेफोर्ट निप्से ने किया था। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ, जो भी दृश्य है, ठीक है, वो हमारी काल्पनिकता के ऊपर आधारित नहीं होते थे। स्थिर छवि, यथार्थ जो वास्तविक दृश्य हमने देखा उसको हमने क्या करा, कैप्चर कर लिया। अब जो शुरुआती सिनेमा हुआ करता था वो कैसा हुआ करता था, उसमें ना कोई आवाज़ नहीं होती थी, वो मूक हुआ करता था। लेकिन सिनेमा के विकास के साथ साथ धीरे धीरे क्या हुआ, उसमें आवाज़ भी आने स्टार्ट हो गई। और पहले के जो सिनेमा हुआ करते थे वो श्वेत ब्लैक एंड वाइट हुआ करते थे। ठीक है, और ब्लैक एंड वाइट पर्दे पर हम उसको देखने जाते थे। अगर हम बात करें आज के सिनेमा की और 100 साल पहले के सिनेमा की, तो दोनों सिनेमा में ज़मीन आसमान का अंतर हमें देखने को मिलता है। ठीक है, सिनेमा के तकनीकी पक्ष में हुए विकास ने सिनेमा के निर्माण और प्रदर्शन पर गहरा प्रभाव डाला है। सिनेमा में कई तरीके के तकनीकी विकास हुए, जैसे पहले मूक फिल्में होती थी, ठीक है, फिर सवाक फिल्में बननी स्टार्ट हुई, ठीक है, फिर श्वेत से रंगीन फिल्में बननी स्टार्ट हुई, ठीक है, फिर किस एंगल से हमें फ़ोटो लेनी है, किस एंगल से हमें फिल्म का क्या करना है, रिकॉर्ड करना है फिल्म को। ठीक है, तो ये सब क्या तकनीकी पक्ष है, और इस पक्ष ने सिनेमा के ऊपर बहुत गहरा प्रभाव डाला है। आज भी सिनेमा को थिएटर में जाकर देखा जाता है, लेकिन आज के टाइम पर क्या हो गया है, पहले की अपेक्षा मोबाइल आ गया तो लोग चलते फिरते भी सिनेमा देख ही लेते मोबाइल में। ठीक है, सिनेमा मुख्य रूप से मनोरंजन का साधन है, ये हम सभी अच्छे से जानते हैं। लेकिन मनोरंजन के साथ साथ ये हमें सूचना और शिक्षा देने में भी अपनी महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। सिनेमा का उपयोग खास तौर पर कहानी कहने के लिए किया जाता है। कोई भी सिनेमा बनता है उसमें आप देखते हो बेसिकली एक कहानी होती है। वो कहानी आपकी वास्तविकता पर आधारित हो सकती है, काल्पनिकता के ऊपर आधारित हो सकती है, और आपके भाव विचार के ऊपर आधारित हो सकती है कि किसी चीज़ के प्रति आपका क्या दृष्टिकोण है, उस दृष्टिकोण के अनुसार आप फिल्म बना रहे हो। ठीक है, सिनेमा किस वैज्ञानिक सिद्धांत के ऊपर आधारित है, अगर हम इसकी बात करें तो एक एग्जाम्पल है इसका। दौड़ते हुए घोड़े की क्रम से ली गई स्थिर छवियों को अपनी आंखों के सामने से ऐसे गुजारे कि 1 मिनट में लगभग 25 से 26 फोटो आंखों के सामने से निकल गई हो, तो हमें ऐसा प्रतीत होगा कि वो स्थिर छवि ना होकर कोई चलती फिरती तस्वीरें हैं या फिर दौड़ता हुआ कोई घोड़ा है। ठीक है, इसी के आधार पर हमारा जो सिनेमा है वो बनता है। अब देखिए, जो हम सिनेमा घर में बैठकर फिल्म देखते हैं ना, वो फिल्म दरअसल स्थिर छवियों की लगातार चलती हुई तस्वीरें होती है, जो हमें लगती है कि हम क्या देख रहे हैं, चलती फिरती तस्वीरें देख रहे हैं, बट वास्तव में वो कोई चलती फिरती तस्वीर नहीं होती। वो चित्र होते हैं जो एकदम से लगातार छोड़ दिए जाते हैं। अभी आप कैमरे में जो आपका वो रोल होता है छोटा सा, उसमें भी देखते हो। ठीक है, कोई वीडियो होती है तो लाइक अटकी हुई दिखती है ना, इसमें अलग, इसमें अलग, इसमें अलग, इसमें अलग, और उन सभी को जब एक लगातार क्रम से क्या किया जाता है, छोड़ दिया जाता है, तो हमें लगता है वो चलती फिरती तस्वीर है। इसका एक और उदाहरण है, आजकल यूट्यूब पे बड़ा वायरल है डांस का। बहुत सारी तस्वीर बनाएंगे, लगभग 300 से ऊपर भी तस्वीर बनाते हैं, और उनको क्या करते हैं, एकदम से लगातार छोड़ते हैं। जब लगातार छोड़ते हैं तो हमें प्रतीत होता है कि वो तस्वीर नहीं होकर डांस कर रही है कोई लड़की। ठीक है, अब हम थोड़ी सी बात सिनेमा इतिहास की विश्व के संदर्भ में कर लेते हैं। जो आपकी छाया चित्र थी, इन चित्रों को गतिशील चित्रों में परिवर्तित करने या विकास करने का श्रेय किसको जाता है? थॉमस एडिसन को जाता है। लेकिन इससे पहले एक व्यक्ति थे आपके एडवर्ड मुईब्रिज। इन्होंने क्या करा, घुड़दौड़ के मैदान में जाकर कई सारे तारे बांध दी और प्रत्येक तारे एक स्थिर कैमरे के शटर से जोड़ दी।
अब क्या होता, जब घोड़े दौड़ते तो ये तारे गिर जाती, जिससे क्या होता, लगातार कई सारी स्थिर छवियां अपने आप खिंच जाती। इन स्थिर छवियों को क्या करा इन्होंने, इकट्ठा करके डिस्क में डाला और लालटेन की सहायता से इसको जब चलाया तो ऐसा प्रतीत हुआ कि ये स्थिर छवियां ना होकर, मतलब ये फोटो ना होकर क्या है, स्वयं घोड़ा दौड़ रहा है। ऐसा लगा कि जो फोटो है ना, हमने क्या करा, अलग अलग फोटो ली थी, ठीक है। अब ये फोटो को एक साथ जब चलाई तो इनको लगा कि घोड़ा दौड़ रहा है, ठीक है। अब उसके बाद क्या हुआ, 1882 में फ्रांस के मारे ने इनसे प्रेरित होकर एक कैमरे का आविष्कार किया। ये कैमरा ऐसा कैमरा था जिससे एक ही समय पर बहुत सारी फोटो ली जा सकती थी, ठीक है। अब इसके आगे क्या होता है, फ्रांस के 2 भाई होते हैं ल्यूमर बंधु, एक का नाम होता है अगस्ते और एक का नाम होता है लुई, ठीक है। ये दोनों क्या करते हैं, 28 सितंबर 1895 को दुनिया को एक ऐसी मशीन से अवगत कराते हैं जिसे देखकर सब हैरत में पड़ जाते हैं। ये मशीन कैसी थी, इस मशीन के अंदर एक छोटी सी फिल्म प्रदर्शित की गई थी। और ये फिल्म कहाँ पर प्रदर्शित की थी, पेरिस के एक कैफ़े था जो बेसमेंट में था, ठीक है। और इस फिल्म को देखने के लिए दर्शकों से पैसे भी लिए गए थे। अब हम बात करेंगे भारत के अंदर सिनेमा का उद्भव कैसे हुआ। 7 जुलाई 1896 को ल्यूमर बंधुओं ने मुंबई के वाटसन होटल में अपने छोटे छोटे लघु चलचित्रों का प्रदर्शन किया और इसको देखने के लिए लगभग 200 व्यक्ति गए। एक व्यक्ति की टिकट थी उस टाइम पे 2 रुपये। आज के अनुसार देखें तो 2 रुपये की कोई वैल्यू नहीं है, लेकिन अगर हम उस टाइम के अनुसार देखें तो 2 रुपये बहुत बड़ी रकम हुआ करती थी, ठीक है। लेकिन लोगों को इतना ज़्यादा मनोरंजन हुआ कि लोगों ने 2 रुपये की परवाह ना करते हुए फिल्म देखना पसंद किया, ठीक। अब जब उन्होंने ये फिल्म दिखाई तो जो भारत के लोग थे उन्होंने क्या करा, अपने दांतों से अपने हाथों को चबा लिया, क्योंकि उनके लिए ये कोई 8वें अजूबे से कम नहीं था। उन्होंने पहले कभी ऐसी चीज़ नहीं देखी थी जो चित्रों को चलता हुआ दिखाए। उस टाइम पर देखा जाए तो भारत के जो लोग थे उनके लिए बेसिक नीड थी रोटी, कपड़ा और मकान, लेकिन इससे आगे बढ़कर वो फिल्म देख रहे थे तो उनके लिए तो आश्चर्यजनक होना ही था, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ, 1 हफ्ते बाद यही फिल्में सिनेमा पर प्रदर्शित होने लगी और ल्यूमर बंधुओं से प्रभावित होकर, क्योंकि उनकी जो फिल्में थी वो इतनी ज़्यादा लोकप्रिय होने लगी कि उससे प्रभावित हुए हमारे भारत के 2 लोग। एक तो थे हीरालाल सेन और एक थे भटवेडकर, ठीक है। इन्होंने भी फिल्में बनानी स्टार्ट करी और पहली फिल्म बनाई इन्होंने, छोटी फिल्म, लघु फिल्म बनाई कुश्ती, ठीक है। इसके बाद क्या हुआ, जो आपके दादा साहब फाल्के आते हैं, ठीक है। दादा साहब फाल्के ने द लाइफ ऑफ क्राइस्ट देखी जो ईसा मसीह के जीवन के ऊपर आधारित थी। इस फिल्म को देखने के पश्चात उनके मस्तिष्क में राम और कृष्ण की छवि उभरी कि क्यों ना मैं इसके ऊपर फिल्म बनाऊं। उन्होंने अपना काम वाम छोड़ा और लंदन चले गए फिल्म की तकनीक सीखने के लिए। जब वो लंदन से वापस आए तो उन्होंने 21 अप्रैल 1913 को राजा हरिश्चंद्र फिल्म बनाई जो आप सभी जानते हैं पौराणिक घटनाओं के ऊपर आधारित है। अब उन्होंने इस टाइप की फिल्म क्यों बनाई, क्योंकि उनके जो पिता थे सदाशिव फाल्के वो पंडित थे, ठीक है। और बचपन में अपने पुत्र दादा साहब फाल्के को कई तरीके की उन्होंने पौराणिक संबंधित कहानियां सुना रखी थी, ठीक है। अगर हम बात करें दादा साहब फाल्के की तो इनका जो रियल नाम था वो ढूंढीराज गोविंद फाल्के था, लेकिन सिनेमा के जगत में इनको दादा साहब फाल्के के नाम से जाना जाता है, ठीक। अब जब इन्होंने पहली मूक फिल्म बनाई राजा हरिश्चंद्र तो बहुत ज़्यादा लोकप्रिय हुए, ठीक है। उसके बाद इन्होंने ऐसी ही बहुत सारी फिल्म बनाई जैसे सावित्री सत्यवान, ठीक। आपकी 31 फिल्म बनाई इन्होंने सती के ऊपर, जिसमें अगर पति मरता है तो पत्नी को भी जला दिया जाता है, ठीक है। उसके बाद धीरे धीरे क्या हुआ, मूक फिल्मों का दौर प्रारंभ हुआ और इसमें कई सारी फिल्म बनी। अब जब मूक फिल्मों का दौर ख़त्म हुआ, अब देखिए मूक फिल्मों के अंदर ही मैं बता दूं आपको ऐतिहासिक फिल्म भी बनना आरंभ हो चुकी थी इस टाइम पे। जैसे रज़िया सुल्तान है उनके ऊपर फिल्म बनी, ठीक है। राजस्थान की पद्मावती है उनके ऊपर फिल्म बनी और भारत में इस टाइम पे आंदोलन चल रहे थे तो उसके ऊपर भी फिल्म बनना स्टार्ट हुई।
अब आंदोलन के ऊपर फिल्म कैसे बनाई जाती थी, क्योंकि अगर सीधा हम फिल्म बना देते तो ब्रिटिश सरकार क्या करती है, हमें पकड़ लेती है और जेल में हमें डाल देती। तो उस टाइम पर क्या किया गया, आंदोलन संबंधी फिल्म बनाने के लिए ऐतिहासिकता और पौराणिकता को केंद्र में रखा गया। इसका लाभ क्या हुआ, अगर मान लीजिए उस दौर में कोई ऐसी फिल्म बनती है जिसमें एक ताकतवर व्यक्ति एक कमज़ोर व्यक्ति के ऊपर अपना शासन कायम करता है और उस पर बहुत ज़्यादा अत्याचार करता है, और बाद में क्या होता है, वही कमज़ोर व्यक्ति उस ताकतवर व्यक्ति को क्या करता है, जवाब देता है। तो ऐसे में ब्रिटिश सरकार हमसे ये सवाल पूछ सकती है कि आप ऐसी मूवी नहीं दिखा सकते जिससे कि भारतीय जनता के दिलों में जोश जागे और वो हमारे विरुद्ध खड़ी हो। तो ऐसे में हम क्या करेंगे, हम ऐतिहासिकता के ऊपर चले जाएंगे। देखिए आप इतिहास में ये चीज़ हो रखी है, हमारे पास इसका प्रूफ है। तो इस दौर में स्वतंत्रता से संबंधित मूवी बनाई गई, ठीक है, लेकिन उसको किस पे हमने डाल दिया, इतिहास में ऐसी घटना हो रखी है उसके ऊपर डाल दिया ताकि ब्रिटिश सरकार हम पर कोई उंगली ना उठा सके। इसके बाद क्या हुआ, 14 मार्च 1931 को पहली बोलती फिल्म इर्देशित ईरानी द्वारा निर्मित की गई आलम आरा, जिसमें टोटल 12 गाने थे और इस गाने को किसने गाया था, फिरोज शाह ने गाया था। ठीक है, अब हम बात करेंगे हिंदी सिनेमा के विकास की। विकास को समझने से पहले एक चीज़ समझना ज़रूरी है कि विकास ना अचानक से नहीं होता। विकास होने के लिए एक लंबे प्रोसेस से गुजरना पड़ता है। लाइक कोई छोटा बच्चा होता है, वो भी धीरे धीरे करके बढ़ता है। ऐसा तो नहीं होता ना कि आज पैदा हो गया और कल एकदम से बड़ा हो गया, नहीं। तो विकास के लिए बहुत ज़्यादा लंबे समय की ज़रूरत पड़ती है। ऐसे ही हमारे हिंदी सिनेमा को विकास करने के लिए 100 साल से भी ज़्यादा समय की ज़रूरत पड़ी। अब हम बात करते हैं 1944 से 1960 के दशक की। तो इस दशक को हिंदी का स्वर्णिम युग कहा गया। क्यों कहा गया, क्योंकि इस दशक में बहुत ज़्यादा मनोरंजन प्रधान फिल्में बनने लगी, सामाजिक यथार्थ पे फिल्में बनने लगी, वास्तविकता के ऊपर फिल्में बनने लगी और आपकी ऐतिहासिकता के ऊपर फिल्में बनने लगी। और जो तात्कालिकता की जो भावना थी उस टाइम पर, उस पर फिल्में बनने लगी। ठीक है, इस दौर की कुछ प्रमुख फिल्में हैं, जैसे आपकी मदर इंडिया है, आप सभी ने देखी होगी, 1957 की फिल्म है, महबूब खान ने इसको बनाई है। ठीक है, गुरुदत्त हो गई, गुरुदत्त की प्यासा मूवी हो गई, फूल हो गई और राज कपूर की आवारा। ठीक है, ये कुछ ऐसी फिल्में थी जिनमें हमें समाज की वास्तविकता को देखने के लिए मिला। जैसे आपकी प्यासा है, प्यासा मूवी का एक गाना बड़ा फेमस है, ये दुनिया अगर मिल भी जाए तो क्या है। ठीक है, आपकी मदर इंडिया है, दुनिया में हम आए हैं तो जीना ही पड़ेगा, जीवन है अगर जहर तो पीना ही पड़ेगा। तो ये कुछ ऐसी फिल्में थी जिन्होंने क्या करा, हिंदी सिनेमा को विकास के कगार पर लाकर खड़ा करा। मतलब हिंदी सिनेमा का जो विकास है उसको बढ़ने में मजबूती प्रदान की। ठीक है, और इसमें कुछ समानांतर सिनेमा अस्तित्व में आए। सत्यजीत रे से शुरू हुई और इस परंपरा को ऋत्विक घटक, मृणाल सेन जैसे निर्माताओं ने आगे बढ़ाया। ये भारतीय रंगमंच और बंगाली साहित्य का प्रभाव था, जिसने समानांतर, मतलब समानांतर का क्या है, हिंदी में भी बन रही थी यहाँ पर फिल्में और बंगाली में भी फिल्में बन रही थी और अलग अलग भाषाओं में फिल्में बननी स्टार्ट हो चुकी थी। अब हम बात करें 70 और 80 के दशक की, तो इस दौर में मसाला फिल्में ज़्यादा बनने लगी। मसाला फिल्में लाइक कि काल्पनिकता को ज़्यादा महत्व देना स्टार्ट हुआ इसमें। ठीक है, और मसाला जिससे लोग फिल्मों को देखें, ठीक है, जिससे लोगों को मनोरंजन हो, इस टाइप की फिल्में बनने लगी। जैसे कॉमेडी हो गई, एक्शन हो गई, थ्रिलर हो गई, रोमांटिक। ठीक है, इस शैली की इस दौर में फिल्में बनने लगी। और इसमें जैसे आपकी प्रमुख फिल्में आ जाएंगी दीवार, ठीक है, अमर अकबर, एंथनी, आनंद जैसी कुछ फिल्मों ने निर्देशकों को खूब मनोरंजन किया। मतलब जो फिल्म देखते थे उन लोगों को बहुत ज़्यादा मनोरंजन हुआ इस टाइप की फिल्मों को देखने के बाद। अतः हम कह सकते हैं कि 1970 से 1980 का जो दशक था, इसमें बहुत ज़्यादा मसाला प्रधान फिल्में बनाई गई और अलग अलग प्रकार की फिल्में बनाई गई, जिसने क्या करा, दर्शकों को बहुत ज़्यादा मनोरंजन किया। सस्पेंस से लेकर आपकी रोमांस से लेकर आपकी कॉमेडी, एक्शन, थ्रिलर, सारी तरीके की फिल्में बनाई गई। और ध्वनि प्रौद्योगिकी, नृत्य कला और तकनीकी में उन्नति ने भारतीय सिनेमा को एक वैश्विक मंच प्रदान किया।
1990 का दशक, इस दशक में क्या हुआ, जो कॉरपोरेट जगत था वो धीरे धीरे फिल्म उद्योग में प्रवेश कर रहा था। क्यों कर पाया प्रवेश वो? क्योंकि 1991 में उदारीकरण आ चुका था, जिसका फिल्मों के ऊपर असर देखने के लिए मिलता है। उदारीकरण के आने से अब हमारे पास पूंजी की समस्या नहीं थी और उसके कारण क्या हुआ, जो बड़ी बड़ी बजट की फिल्में हैं वो बनना प्रारंभ हुई। हम सभी जानते हो 1955 में दिलवाले दुल्हनिया आई थी, शाहरुख खान काजोल की थी, काफ़ी बड़े बजट की मूवी थी। ठीक है, ये बनानी क्यों संभव हो पाई? क्योंकि उदारीकरण आ चुका था। ठीक है, ये दौर जो था 1990 का रोमांटिक म्यूजिकल फिल्मों का माना जाता है। आज भी उन फिल्मों के संवाद और गाने हमारे जुबान पर रहते हैं। अब 20 के दशक से अब तक सिनेमा ने बहुत ज़्यादा प्रगति कर ली है। अगर 20 के दशक की शुरुआती दौर की बात करें तो साल में लगभग 27 फिल्में बनती थी, वहीं आज 2000 से ऊपर फिल्में बनाई जाती है। ठीक है, जो हमारा भारतीय सिनेमा है वो ब्लॉकबस्टर और बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के इर्द गिर्द घूमता है और उसकी 100 करोड़ की छलांगे देखकर हमारी जो आंखें हैं वो चौंधनी हो जाती है। तकनीकी कुशलता इतनी ज़्यादा विकसित की सिनेमा ने, जिसके कारण बहुत ज़्यादा फिल्में देखी जाने लगी। OTT, यूट्यूब जैसे प्लेटफॉर्म्स ने क्या करे, सिनेमा देखने को ऑप्शंस बढ़ाए। ठीक है, और इसके साथ साथ अगर हम आज के सिनेमा की बात करें तो पुष्पा हो गई आपकी, बाहुबली हो गई आपकी, ठीक है, और बजरंगी भाईजान हो गई आपकी, और आपकी बहुत सारी फिल्में, दंगल हो गई। ठीक है, इतने ज़्यादा लोकप्रिय हो, सुपर 30 हो गई। ठीक है, 3 इडियट्स हो गई। ये सारी कुछ ऐसी फिल्में हैं जिसने लोगों को अपनी ओर आकर्षित किया और सिनेमा को देखने के लिए मजबूर किया। क्योंकि आज देखा जाए तो जो लोग हैं वो कहीं ना कहीं हर तरीके से मनोरंजन पाना चाहते हैं और हम सभी जानते हैं कि सिनेमा जो है वो मनोरंजन का एक बहुत बड़ा साधन है। और अगर हम बात करें विश्व सिनेमा की तो भारतीय सिनेमा भी विश्व सिनेमा जितना व्यापक बन चुका है। ठीक है, 2000 फिल्में लगातार बनती है हर साल। वैश्वीकरण के इस दौर में सिनेमा के पहुंच उस व्यक्ति तक भी पहुंच जाती है जो गांव या बहुत दूर रहता है। ठीक, तो आज की इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। आई होप आपको सिनेमा का उद्भव और इसका विकास अच्छे से समझ में आया होगा। अगर इसका अच्छे से समझ में आया आपको तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट ज़रूर करना। थैंक यू।